हाय एवरीवन, मैं हूँ रुचि बहराली, वॉइस ओवर एंड डबिंग आर्टिस्ट और एक वॉइस ट्रेनर। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन जब मैं इस शख्सियत से मिली जिनका पॉडकास्ट आज शूट करने वाली हूँ, उन्हें मिलने के बाद लगा कि एक्चुअल में सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग इसी को कहते हैं। मैं बात कर रही हूँ आदरणीय कुलदीप चंदेल जी, जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 40 साल तक पत्रकारिता में लगातार उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सारी जानकारी दी है, लेकिन ये वो पत्रकारिता है जिसमें सादगी थी, इन्फॉर्मेशन थी और ऐसा बहुत कुछ था अपनी मिट्टी से लगाव के साथ साथ जो लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया सफ़र पॉडकास्ट के साथ और वॉइस ओवर इंडस्ट्री के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि बहराली, वॉइस ओवर और डबिंग आर्टिस्ट। और आज मेरे साथ जो पॉडकास्ट में है वो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, उनका नाम ही काफी है। ये बिलोंग करते हैं बिलासपुर से। अब आप सोचेंगे बिलासपुर, कौन सा बिलासपुर? बिलासपुर तो उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो ये है बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। यानी ऐसी जगह, इतनी पवित्र जगह, इतनी खूबसूरत जगह जो वादियों के बीच में है, और साथ ही उसे कहा जाता है कहलूर। तो कहलूर और कहीं किसी भी राज्य को नहीं कहा जाता। तो कहलूर जो हमारा है बिलासपुर, बहुत ही प्यारा शहर है, जहाँ के लोगों का दिल, चाहे शहर छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। और वहां पर काफी लगातार सालों तक आदरणीय कुलदीप चंदेल जी हमारे साथ हैं। कुलदीप चंदेल जी ने बहुत ज्यादा प्रयास किया है, बिलासपुर के लिए बहुत काम किया है, बहुत सारा सोशल वर्क किया है और 40 सालों तक पत्रकारिता की है। ये वो पत्रकारिता है जहां पर निष्पक्ष भाव से बात को कहा जाता था, जहां सादगी के साथ बात को परोसा जाता था, जहां ना छल था ना कपट था। ऐसी 40 सालों तक आपने पत्रकारिता की। कुलदीप चंदेल जी, मैं आपका अपने पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शकों को जरूर इस पॉडकास्ट से बहुत सारी प्रेरणा मिलने वाली है, हमारे यूथ को बहुत प्रेरणा मिलने वाली है, बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुलदीप जी, आपको 40 साल हुए पत्रकारिता में। इतना लंबा समय, इतना लंबा अरसा बहुत मायने रखता है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? बचपन आपका क्या बिलासपुर में ही जन्म हुआ? वो आप थोड़ा बचपन का बताएं, कैसे आपने पत्रकारिता में कदम फिर रखा, उस बारे में बताइए। मेरा जन्म बिलासपुर में ही हुआ। वह बिलासपुर जो भाखड़ा बांध बनने के बाद गोविंद सागर झील में डूब गया, जी। उस बिलासपुर में 4 अगस्त 1950 को जन्म हुआ। और पुराने बिलासपुर शहर में जो अब झील में डूब चुका है, जिसका कहीं नामो निशान नहीं है, वहीं तक 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद नए शहर में आ गए, तो नए शहर में स्कूलिंग और कॉलेज तक वहीं पढ़े। और फिर साथ साथ लिखने का भी एक भूत स्वर था, तो लेटर टू एडिटर अखबारों में भेजते रहते थे और धीरे धीरे पत्रकारिता की तरफ रुझान हो गया। और पत्रकारिता शुरू कर दी, वीर प्रताप, हिंदी मिलाप जैसी अखबारों से पत्रकारिता शुरू की, जिस जो निरंतर 40 सालों तक रही। इसमें मैं 5 जन्या जैसी अखबार में भी हिमाचल प्रदेश का संवाददाता रहा हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत जो आपकी बिलासपुर से हुई, तो बिलासपुर का साथ आपने छोड़ा नहीं, बिलासपुर के साथ आप जुड़े रहे। जी जी, नहीं, हम एक्चुअली हमारे पूर्वज जो थे वो भाखड़ा, जहाँ भाखड़ा डैम लगा है, उस भाखड़ा गांव से संबंधित थे। मेरे पिताजी 1932 में मैट्रिक करने के बाद राजा बिलासपुर के पास नौकरी करने आए। हम्म। तो राजा साहब के स्टेनो रहे वो। तो यहाँ फिर यही मकान वगैरह बना लिया। जो भाखड़ा डैम में हमारी जमीन घर वगैरह डूबे, उसके एवज में हिसार में, हरियाणा में हमें जमीन मिली। तो मैंने कॉलेज की पढ़ाई के बाद जिम्मेदारी भी की है। अच्छा। हल भी जोता है और गाय भी रखी है, बकरियां भी रखी, दूध भी निकाला। और उस दौरान मैंने लिखने का बहुत शौक था,
तो एक नॉवल उपन्यास लिख दिया था जिसका नाम रखा था विद्रोही। और तब मेरी उम्र थी कोई लगभग 21-22 साल। वाह, क्या बात है, तो इतनी छोटी सी उप, उम्र में पूरा नॉवल उपन्यास लिख डाला। तो उस उपन्यास की पांडुलिपि लेकर मैं दिल्ली चला गया। हम्म। तो दिल्ली प्रकाशक पे चक्कर लगाया कि मेरा उपन्यास खरीद लो, तो उन्होंने टाल दिया। तो वापिस आ गए, मतलब कलम हाथ में ही रही और सक्रिय रूप से लिखते रहे। बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। और मैं ये समझती हूँ ये बहुत ही मुश्किल काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि ये मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि निरंतर किसी काम को करते हैं तो बहुत सारी उलझनें आती हैं। इतना आसान कभी भी नहीं रहता जी। सफर। बहुत मुश्किलें आती हैं, बाधाएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, घर परिवार, बहुत सारी चीजें, जहाँ लोग, हमारा समाज कहने लगता है क्या ये थैला झोला उठा के चले हुए हो, कुछ नौकरी कर लो, हाँ। कोई बिजनेस कर लो, लालच दिया जाता है। तो सादगी अपने आप में एक बहुत बड़ा गहना है, और उस गहने को आपने अपने साथ हमेशा संजो कर रखा। इस बात की तारीफ किए बिना तो मैं रह नहीं सकती, ये आपसे सीखने वाली बात है। तो चंदेल जी, आगे बढ़ते हैं। मैं जब पहली बार अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं बिलासपुर गई और बिलासपुर को देखा, तो वही डूबे हुए जो मंदिर दिखाई देते हैं हमारे, मतलब कहीं ना कहीं हाँ हम जी। हाँ उसे जी। खूबसूरत कहते हैं कि इट्स अ ब्यूटी। लोग उसके बहुत प्यारे प्यारे चित्र, बहुत प्यारी प्यारी फोटोग्राफ्स खींच के अपना स्टेटस लगाते हैं, शेयर करते हैं, किताबों के पन्नों पर लगाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक तरफ तो गोविंद सागर लेक जो है, एक तरफ तो खूबसूरत दिखती है, दूसरी तरफ उसके बहुत दर्द है, बहुत कुछ दबा है उसके नीचे, बहुत सारी कहानियां दब गई, बहुत सारे विचार दब गए, और बहुत कुछ बचपन का मैंने सुना है बहुत सी संगोष्ठियों में कि अपने बचपन को आज भी सब लोग याद करते हैं, और आपने अभी बताया कि आपका बचपन भी वहीं गुजरा है। देखिए, जो पुराना बिलासपुर शहर था ना, एक गोविंद सागर झील बनने से हम्म। पंजाब हरियाणा राजस्थान तक की जो भूमि है वो हम्म। सोना उगने लगी। जी। देश में बिजली पैदा होने लगी और हम्म। कई कारखाने चले। लेकिन जो बिलासपुर डूबा, बिलासपुर का शहर डूबा, बिलासपुर की संस्कृति डूबी, गांव हम्म। डूबे, हम्म। हमारे खेत खलियान, राजा के महल मंदिर सब कुछ डूब गया। वो कोई लक्कड़ पत्थर के घर नहीं थे, वो कोई मंदिर जो थे वो पत्थर के नहीं थे, वो हमारी संस्कृति थी, हमारी आत्मा थी, वो जो खत्म हुई। तो कभी कोई काफी साल पहले एक ऐसे ही एक कविता लिखी थी उस पुराने शहर के बारे में कि मंदिरों शिवालयों कुओं व स्नानागारों का बड़ा अद्भुत था वह एक शहर पुराना सा। बच्चे थे खेला करते गलियों गलियों, पोखर पोखर, एक नदिया भागती शोर मचाती पीछे छोड़ जाती मछुआरों के जालों को। अचानक किस्मत ने पलटा खाया, खंड खंड हुआ हुआ एक शहर पुराना सा। धरा व्यास जी की जलमग्न हुई सतलुज के पानी से, सतलुज बनी गोविंद सागर। आह कैसा हुआ यह परिवर्तन, बड़ा अद्भुत था वह एक शहर पुराना सा। ये कविता भी उन दिनों में ही लिखी जब दर्द में डूबे रहते थे, पुराने शहर को देखते रहते थे। तब ये पंक्तियां अनायास ही। दर्द आज भी जिंदा है। हम्म। ऐसा है जो मंदिर झील में डूबे हैं, गाद में डूबे हैं। कई मंदिर तो जैसे मुरली मनोहर का मंदिर था, खरमखेश्वर का मंदिर था, वह का ठाकुर द्वारा था। ऐसे कई मंदिर थे जब तो दिखाई नहीं देते हैं, वो गाद में डूब चुके हैं। लेकिन कुछ मंदिर अभी भी बचे हैं। तो केंद्र सरकार ने इसके लिए एक योजना बनाई है कि इन मंदिरों को उठाना है। 1400 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत भी हुआ है, और वो बहुत अच्छी योजना है। अगर वो फलीभूत हो जाए, सिरे चढ़ जाए, तो बिलासपुर एक बार फिर पर्यटन के दुनिया में बहुत चमक जाएगा। पूरी उम्मीद करेंगे, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे ये दिन जल्दी आए, और सभी जी। की मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी हों। और सरकार का ये जो फैसला है, ये बहुत ही नेक फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। पूरा बिलासपुर इससे झूम उठेगा, बहुत खुश होगा। हम देख पा रहे जी। हैं जी। कि राजनीति में भी बिलासपुर का एक अलग योगदान रहा, बहुत हटके रहा। हाँ।
बहुत अलग रहा। आपने राजनीति बिलासपुर की बहुत करीब से देखी है, चाहे वो नड्डा जी हों जो जी। आज दिल्ली में बैठे हैं, पूरे देश को देख रहे हैं, वो हमारे बिलासपुर से हैं। हाँ जी। और हमने उनका हाँ जी। संघर्ष और उनका त्याग बहुत खुद से देखा है, बड़ी करीब से सबने देखा है। इसी तरह जी। कोई भी राजनेता जो हमारे बिलासपुर का है, उसका पहला लक्ष्य बिलासपुर को ऊपर उठाना होता है, बिलासपुर की संस्कृति को बचा कर रखना होता है। तो आपने इतने राजनेताओं के साथ आपका उठना बैठना रहा, जाहिर है आपने भी उनसे बहुत कुछ सीखा होगा और उनको भी आपसे बहुत ज्यादा प्रभाव मिला होगा कि आप भी किस तरह से निरंतर पत्रकारिता में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कुलदीप जी कि क्या लगता है आपको कि बिलासपुर उतना ग्रो हो चुका है, या अभी बहुत कुछ, बहुत संघर्ष अभी भी बिलासपुर को करना बाकी? जैसा एक जमाने में कहा जाता था कि एक रानी का श्राप मिला हुआ है बिलासपुर को, एक कहानी में ऐसा हम्म। वर्णन है। तो क्या आज भी हम जी इस जी। चीज को महसूस कर पाते हैं कि आज भी रानी का श्राप बिलासपुर पे है? क्योंकि फोर लेन भी उधर से नहीं निकली है, हालांकि अभी रेलवे का काम वहां पर चालू है, जैसा आप कह रहे हैं कि मंदिरों पर भी पूरी योजनाएं हैं, लेकिन बस ऐसा होता है कि कुछ काम बनते बनते बिलासपुर के अटक जाते हैं। सब कुछ होते होते मंडी जी ग्रो हो गया, शिमला ग्रो हो गया, मतलब आसपास के बहुत ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इलाके भी हैं जो ग्रो कर गए, लेकिन बिलासपुर आपकी नजर में ग्रो किया है कि नहीं किया है? बिलासपुर ग्रो करने में, विकास के मामले में अभी बहुत कुछ करने को है। ऐसा नहीं है कि यहाँ विकास नहीं हुआ, हम्म। विकास तो हुआ। जैसे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंगला में बना, हम्म। एसीसी की फैक्ट्री बनी है यहाँ पर। जी। तो ऊपर की तरफ बालाघाट की तरफ अंबुजा फैक्ट्री बनी है, जेपी की सीमेंट फैक्ट्री बनी है, ऐसा। हम्म। लेकिन जो फोर लेन बनी अब और गुजरी, और बिलासपुर शहर इससे नेग्लेक्ट हुआ, उससे बिलासपुर का व्यापार काफी चौपट हुआ है। हम्म। यहाँ पर छोटे छोटे जो ऑटो रिक्शा वाले थे उनको इससे काफी धक्का पहुंचा है। छोटे जो रेहड़ी वाले थे और ढाबे वाले थे उनको नुकसान हुआ है। फोर लेन क्योंकि इधर से नहीं गुजरी, झील के पार से गुजरी, तो इसे नुकसान तो हुआ है। ये नुकसान उसमें ठीक हो आ सकता है जब ये जो 1400 करोड़ रुपए वाला प्रोजेक्ट है जो मंदिरों के ऊपर लगे, तो पर्यटन की दृष्टि से तब बिलासपुर काफी अच्छा विकसित हो सकता है अगर वो सिरे चढ़ जाए। जहां तक राजनीति की बात है, तो जब पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो उस लोकसभा 1952 में बिलासपुर के राजा आनंद चंद निर्विरोध लोकसभा के लिए चुने गए थे। अच्छा। तब बिलासपुर जो थी सी स्टेट थी, और ये अपने आप में लोकसभा की अलग कंस्टिट्यूंसी थी। हम्म। हम्म। तो पहले लोकसभा में निर्विरोध और आजाद उम्मीदवार के रूप में अगर किसी को जाने का मौका मिला तो बिलासपुर के राजा आनंद चंद थे, जिनको पहली लोकसभा में। और नड्डा जी, जहां तक जगत प्रकाश नड्डा जी का सवाल है, ये बिलासपुर के लिए गौरव की बात है कि भारत के सत्तारूढ़ दल के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कई सालों से। उनके नेतृत्व में कई चुनाव हुए और काफी कुछ बिलासपुर को मिला। अब तो ये नड्डा जी की वजह से ही एम्स जैसा बड़ा अस्पताल भी बिलासपुर को मिला है। बिल्कुल ये भी गौरव की बात है। गौरव की बात है। बिल्कुल, नड्डा जी का जी तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए पूरे बिलासपुर को, हम सबको, क्योंकि वाकई में जो ग्रोथ हुआ है उनकी बदौलत हुआ है, और उनके ऐसे विचार रहे हैं शुरू से कि वो बिलासपुर के लिए जरूर कुछ करें, तो वो करते आए हैं। और हमने ये भी देखा है कि जैसे मिसेस नड्डा हैं, तो वो भी ऐसा कार्य काफी समय से कर रही हैं जो बहुत नेक कार्य है। हम सब जानते हैं कि वो नहीं। एक स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल चलाती हैं, जो काम हर कोई नहीं कर पाता, बड़ा मुश्किल काम है। और ऐसी जगह पर जी करना जहां इसकी सुविधाएं मिलना, इस तरह का वातावरण मिलना उन बच्चों के लिए नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने बहुत समय पहले ही ऐसे अच्छे काम करने शुरू कर दिए। तो वो कहते हैं ना कि भगवान देख रहा है कि अगर इस बंदे के पास पावर आई तो इसका सदुपयोग ये करने वाला है, तो वैसा ही कुछ जी। हुआ। जी तो चंदेल जी, आपको बिलासपुर के राजा के बारे में काफी कुछ पता है,
कई लोग उनके बारे में कुछ भी आज भी नहीं जानते हैं कि कैसा था। और जैसा अभी हमने पिछले प्रश्न में जिक्र किया कि एक रानी का श्राप कहा जाता है। तो इस बारे में कुछ बताइए, जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा, तो आप थोड़ी सी रोशनी इस बात पर भी डालें कि क्या कहानी इतिहास रहा बिलासपुर का। रानी का नाम कुमकुम देवी था और राजा दीपचंद की रानी थी और कुल्लू से ब्याही हुई थी। राजा दीपचंद जो था वो औरंगजेब का समकालीन था, बहुत बहादुर था। उनकी एक रानी कुल्लू से थी और एक मंडी से थी। कुमकुम देवी जो थी वो कुल्लू से थी। जो राजा था, उसका वो मंडी वाली रानी से ज्यादा लगाव था। तो एक वजीर था, उसने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि जो कुल्लू की रानी थी उसकी एक बेटी थी। उसने वो उसको बोला कि जो मंडी आपकी जो साउथ है मंडी वाली रानी है, ये चाहती है कि अपने भाई के बेटे से इसकी शादी की जाए। अच्छा। लेकिन कुल्लू कुल्लू वाली रानी नहीं चाहती थी कि हम्म। मैं वहां शादी करूं। और उसने दोनों रानी, किसी को कुछ बोला किसी को कुछ बोला और कला जला दी। तो एक दिन उसने बोला कि वो कुल्लू मंडी वाली रानी जलाल देवी आपको मिलने आ रही है बात करने। तो उसने बोला कि इससे पहले वो आए, उसने अपने जो जो बेटी और जो उसने पालतू जानवर थे उसके और गाय वगैरह जितने 34 जानवर बताए जाते थे उनके साथ वो एक झोंपड़ी में, जहाँ साथ में महल के साथ घास की झोंपड़ी में उसने आग लगाई और जल गए। ओ। और उसकी, हाँ जी, उसकी एक कुल्लू से एक और बहन थी। हम्म। राजा महेश्वर सिंह बताते हैं कि कुल्लू से एक रानी नहीं, राजकुमारी नहीं ब्याही थी। हम्म। दीपचंद को दो, एक बहन और आई थी उसके साथ। हम्म। जो बहन बेचारी बहुत परेशान हुई कि जब उसकी बहन मर गई कुमकुम देवी, तो वो उसने बोला मैं छोड़ दूंगी सब कुछ। उसने सारे वस्त्र खोल निकाल कर मैं बिलासपुर का कुछ नहीं लेकर जाऊंगी। अब वो यहाँ से निकल पड़ी हम्म। रात को, रात के अंधेरे में। और उसने श्राप दे दिया उस रानी ने कि जा बिलासपुर कभी बसेगा ही नहीं। तो बहुत ही गंभीर बातें हमने की और बहुत कुछ सीखने को आपके साथ मिलता रहा। कुलदीप जी, आपका पत्रकारिता के साथ जितना गहरा रिश्ता रहा उतना ही गहरा आपका साहित्य से रहा। आपने अभी एक छोटी सी जी कविता भी, दर्द में रहते ही आपको जैसे ही दर्द की बात हुई तो आपके मुंह से कविता ही निकल आई। तो वो इसीलिए क्योंकि आपका हृदय एक कवि का हृदय है, एक लेखक का हृदय है। तो ये कविता के साथ जैसे आपने शुरुआत में ही लिखना शुरू कर दिया, उपन्यास लिखा आपने, बहुत ज्यादा साहित्य में सक्रिय रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज के परिवेश में अगर हम देखें तो किसी इंसान के अंदर अगर इतनी सारी बातें हो कि उसे लिखना अच्छा आता हो, पत्रकारिता में अच्छा है, साहित्य में अच्छा है, तो वो शहर की तरफ भागेगा। लेकिन आपने अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको अवसर ना मिले होंगे, लेकिन ये आपका अपना चुनाव होगा कि नहीं, मुझे यहीं रहना है, यहीं बसना है, यहीं रहना है। ये कैसे आपने अपने मन को इतना पक्का रखा है कि मुझे बिलासपुर छोड़कर नहीं जाना है? क्योंकि मैं पर्सनली जब आपको देखती हूँ तो मेरे लिए बिलासपुर मतलब इक्वल्स टू कुलदीप चंदेल। आप एक घर के मालिक नहीं है, आप इस शहर के मालिक हैं। जिस तरह से 40 साल आपने दिए हैं, मुझे लगता है आपकी आत्मा है बिलासपुर। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारी आत्मा बिलासपुर ही है। एक तो मैं घर में सबसे बड़ा था भाई बहनों में, तो परिवार की जिम्मेवारियां और जीवन में जो मिला उसे मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसे भुलाता चला गया। मैं जिंदगी का गीत गाता चला गया। क्या बात तो है। ऐसा नहीं था, जो लिखने से मेरे को मिला, जो जो कुछ भी मिला मैंने उसी में गुजारा किया। मैंने कोई बड़ी आशाएं नहीं पाली कि मेरे पास कार हो, स्कूटर हो, कुछ हो। हम्म। अगर पटरी से कोई कपड़े खरीदने पड़े तो वो भी खरीदे, वो भी पहने। लेकिन जो मिला उसी में गुजारा किया। मित्रों का हमेशा ही सहयोग बढ़ा रहा, बहुत अच्छा सहयोग रहा। जहां हम। तक राजनीति की बात है जी तो जी। शांता कुमार जी से, धूमल जी से, नड्डा जी से बड़े नजदीक के संबंध रहे हैं। आजकल के बच्चे कैरियर ओरिएंटेड है ना, जो बिलासपुर से निकल गए उनका कैरियर, पढ़ाई, आज की मॉडर्न जो पढ़ाई है, बेंगलोर की तरफ चले गए, चंडीगढ़ दिल्ली चले गए, चले गए तो चले गए।
बस फिर वो जड़ों से कट जाते हैं। मेरे को इस चीज का दुख है। को एक लड़की रीना शर्मा वगैरह है, लंदन में रहती हैं, हम्म। अपने प्रोफेशन में। वहां पर वो जो कार्यक्रम करती हैं, कल्चर प्रोग्राम, उन्होंने एक बार मेरी जो मैं आपको कविता सुनाई, ये कविता उस प्रोग्राम में पढ़ी। ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे लड़कियां लड़के भी हैं जो अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं, विदेश में रहकर भी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि दूरियां और प्यार बढ़ाती भी हैं, याद भी आती है। आप जाना भी चाहते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो कमाना बहुत जरूरी है। आजकल के खर्चे उस तरह के हैं, आजकल का माहौल वैसा है, कम में गुजारा नहीं हो पाता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, महंगाई बहुत है, तो लोग निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, जड़ों से जुड़े रहेंगे तो बहुत आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। लेकिन साथ में ऐसा है कि मिस तो जरूर करते हैं, खान पान हो गया, घूमना फिरना हो गया, जो मजा अपनी मिट्टी में है वो और कहीं नहीं है। तो चंदेल जी, साहित्य में आपका जो इतना समय निकला, आपने काफी प्रकाशन किया है, कितनी किताबें आपकी आ चुकी हैं, आप लगातार लिखते हैं, तो आप ये बताएं कि कहीं ना कहीं, देखिए मैं आपके दर्द को भी महसूस कर पाती हूँ, मैं क्या कई लोग समझ पाते होंगे जो आपका फेसबुक पेज देखते हैं। आपका एक मॉर्निंग में गप गोष्ठी बड़ा मशहूर है, बड़ी मस्त गोष्ठियां करते हैं आप लोग सब मिलके, मस्ती करते हैं दोस्त यार, वो भी आपने एक जरिया चुना। और कभी कभी मैं देखती हूँ कि आप अपनी धर्मपत्नी को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी चली गई हैं आपके जीवन से, तो आपको याद आती है। लेकिन जिस तरह से आप उन चीजों को शेयर करते हैं, लगता है कि आपके अपने ही तो लोग हैं, उनके साथ ही दुख भी बांटना है और उनके साथ ही सुख भी बांटना है। तो ये जो गप गोष्ठी है, ये बहुत ही दिलचस्प और मजेदार चीज है। इसका आपको आइडिया कहाँ से आया, ये कैसे शुरू हुई? ऐसे ही लिखने की आदत थी, लिखने के बिना रह नहीं सकते थे। तो हम्म। पिछले 40 सालों से तो वो अखबार लेने के बहाने घर से निकलते थे, तो हम्म। किसी दुकान पर बैठकर चाय से पीते थे। जब हम्म। ये सोशल मीडिया का जमाना चला, तो हम्म। अखबारों में तो गप गोष्ठी लिखी नहीं जा सकती थी, वो संपादक की मर्जी होती, छापना नहीं छापना। तो ये सोशल मीडिया में ऐसा है, जो मर्जी लिख दो वो छप तो जाएगा ही, और लोग पढ़ भी लेंगे तत्काल। तो हम्म। मैंने सोचा ये गप गोष्ठी थी, उसमें लोकल स्तर से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें डिस्कस हो जाती है। और वो जो डिस्कस हुआ वो आपस में साझा कर लिया, गप गोष्ठी के बहाने लिख दिया, आगे परोस दिया। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों के बिना भी जीवन अधूरा है। ये दोस्त जीवन में नई बहार लेकर आते हैं, जिनके साथ हम हर जी चीज जी। शेयर कर सकते हैं। उन्हें हमारा पता है इन एंड आउट कि ये बंदा कैसा है, इसको क्या पसंद है, क्या खाने में पसंद है, किस तरह की मस्ती करता है, दिल का कैसा है। तो अपने दुख सुख साझा कर लिए, यही जीवन है और इसका ऐसा ही रंग रूप है।